अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय भी कर रहे होंगे। इंजॉय करना भी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई नेमत है और अमानत भी है, तो इसको अच्छे से इंजॉय कर लेना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स, राइट एंड रॉन्ग, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको साथ लेके चलना है, लेकिन खुश रहना नहीं भूलना। खुश रहने के साथ साथ ज़रूरी है कि आप मेंटली और फिज़िकली फ़्रेश भी नज़र आएँ, और फ्रेश नज़र आने के लिए अंदर से फ़्रेश होना बहुत ज़रूरी है। और अंदर से फ़्रेश आप कैसे हो सकते हैं? जब आप अपनी सेहत का और नींद का ख्याल रखेंगे। नींद आपने मैक्सिमम और मिनिमम 6 से 8 घंटे की लेनी है रोज़ाना। और नींद ये नहीं कि आप दिन में 6 से 8 घंटे की नींद पूरी कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रात को 6 से 8 घंटे रात की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपको फ्रेश भी रखती है। इस टाइम ड्यूरेशन में आपके जो बॉडी मास होता है, बॉडी मसल्स होते हैं, वो रीगेन हो रहे होते हैं, रीफ्रेश हो रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रात को 6 से 8 घंटे की जो नींद है वो पूरी करें। इसी के साथ साथ जिन्होंने काम पर जाना होता है, जिन्होंने घर पर काम करने होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो फिज़िकली फ़्रेश रहें, मेंटली फ़्रेश रहें। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। और जब डाइट का ख्याल रखने की बात हम करते हैं तो ज़रूरी है कि आप फ्रेश रहने के लिए और फ्रेश दिखने के लिए, ख़वातीन के लिए तो स्किन का फ्रेश दिखना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जब आप अंदर से फ्रेश नहीं होंगे तो आप स्किन जितनी भी अच्छी कर लें, आप फ्रेश नज़र नहीं आएंगे। तो अंदर से और स्किन को बाहर से फ्रेश रखने के लिए आपने क्या करना है जी? सुबह उठना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ना है और उसको पी लेना है। इससे क्या होगा कि इससे आपके बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे और इसी के साथ साथ आप अंदर से और बाहर से फ्रेश फील भी करेंगे और फ्रेश नज़र भी आएंगे लोगों को। फ्रेश रहने की बात हम इसीलिए करते हैं कि हमने सुबह सवेरे उठ के यहाँ आना होता है और सुबह सवेरे सब ने अपने अपने काम पर जाना होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रेश रहें और फ्रेश दिखें, क्योंकि जब आप फ्रेश दिखेंगे तो आपका एनवायरनमेंट जो है वो भी बेहतर हो जाएगा। आपको चीज़ें जो हैं वो बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएंगी। चलिए, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद रज़ा खान साहब, जो कि MD वासा मुल्तान है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन जी। और इसी के साथ साथ मौजूद हैं गोहर शेख, जो रिपोर्टर रूही TV हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं गोहर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सर फ्रेश रहने की मैं बात कर रही थी, क्योंकि फ़्रेश लगना दिखना दोनों बड़े अहम हैं। तो आप फ्रेश लगने के लिए क्या करते हैं? जी डेफिनेटली मैं फ्रेश रहने के लिए सबसे पहले तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन ऑफ माय जॉब है, और अच्छा। सेकंड जो मेरी जो आपकी मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं आपकी, मैं अपनी नमाजें और ये सारी जब मैं अपनी ड्यूटीज़ पूरी करता हूँ तो अल्टीमेटली हम फ्रेश नज़र आते हैं। अच्छा जी। और गोहर आप क्या करते हैं फ्रेश दिखने और फ्रेश लगने के लिए? क्योंकि आपका तो काम भी ऐसा ना कि आपको 24/7 मेंटली एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे ही कोई ख़बर मिली आपने फ़ौरन वहाँ पहुँचना है, उसको कवर भी करना है, और फिर आपका मेंटली फ्रेश होना इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, हम ना लीज़े रहते हैं मुल्तान में, और मुल्तान की गर्मी बड़ी मशहूर है। बिल्कुल। और हमारी और आपकी जो जॉब है वो फील्ड जॉब है। एग्जैक्टली। उसमें फ्रेश रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप 1 घंटा खड़े हो ना गर्मी में मुल्तान की, और 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और उसकी फील लाइक हो 56-57 हो, तो आप पूरा दिन फ्रेश नहीं रह सकते उसके बाद। तो बस कोशिश यही होती है कि जो भी टाइम मिले उसके दौरान जो है अपनी ड्यूटी के बाद इसको कोशिश की जाए, क्योंकि हमने भी ऑन कैमरा रहना होता है। ऑन कैमरा के हवाले से कुछ रूल्स हैं, उनको हमने फॉलो करना होता है, तो वो आप बेहतर जानती हैं। तो कोशिश यही होती है जो अपनी ड्यूटी हो उसको अच्छे से अंजाम दे रहा है। जैसा खालिद रज़ा साहब ने कहा, तो बंदा खुद ही फ्रेश रहता है जब वो काम अच्छे हो रहे हैं। ऐसा ही है। अच्छा, मेरा ख़वातीन का फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली जो हमारी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें डेली आना है और हमें फ्रेश नज़र आना है। और जिस दिन मेरी नींद थोड़ी सी कम हो जाए ना, उस दिन मेरे मेकअप आर्टिस्ट भी कहने लग जाते हैं कि ये लग रहा है आपकी स्किन आपकी आज ठीक नहीं है, आप सोई भी नहीं लग रही हैं, आपके अंडर आइज़ जो सर्कल्स हैं ना वो बहुत वाज़े हो रहे हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा सर, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल इस वक्त हम सब के सामने है और हाई अलर्ट में है, बहुत सारे शहर, बारिशों की जो सूरत हाल है इस वक्त वो ख़तरनाक हो चुकी है। दरियाए सतलुज की बात करें, अगर दरियाए चनाब की बात करें, लाहौर की बात कर लें आप, सिंध की बात, हर जगह जो है वो तशवीशनाक माहौल है इस वक्त।
और आवाम भी ज़ाहिर है इससे मुतासर हो रही है बहुत ज़्यादा। सियालकोट की मैंने कुछ वीडियोस देखी, वहाँ पर जो हालात थे वो नाकाबिले बर्दाश्त थे आवाम के लिए। तो मुझे बताएं, चूँकि आपका ताल्लुक़ वासा से है, तो मुझे बताएं बारिशों के पेश नज़र जो भी इस वक्त मुल्क के हालात हैं, तो क्या तदबीरी जो हैं वो पॉलिसीज़ हैं और क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? इसमें मैं गुजारिश करूं कि जैसा कि आपने बताया कि जो अपर कैचमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन है, और उसके अलावा जो फ्लड की सूरत हाल है वो भी आप सबके बिल्कुल। सामने है जी। तो बेसिकली तो ये आपका ये ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पेक्ट है, बिल्कुल। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेंगे तो अनप्रिडिक्टेबल जो रेंज हैं ये भी होंगी, और अल्टीमेटली उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो कंसिक्वेंसेस ऐसा ही है है। वो इन द शेप ऑफ फ्लड्स है, रिवराइन फ्लडिंग है, और आपकी अर्बन फ्लडिंग है। बिल्कुल। रिवराइन फ्लडिंग्स तो होती है बिकॉज ऑफ द रिवर्स, फ्लड्स इन द रिवर्स, जैसे कि आप देख रही हैं। और दूसरा इम्पेक्ट जो है उसका अर्बन फ्लडिंग का है, वो होता है बिकॉज ऑफ रेन। तो इस दफ़ा जो रेंज हैं अगर आप कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से, तो अबाउट 40 to 50% जो है इस दफ़ा रेंज ज़्यादा है ऑन एवरेज। इंक्रीज जी हुई जी। हैं। तो चूंकि हमें जो है ऑलरेडी एक अपना PDMA की तरफ से और NDM तमाम जितने भी इदारे हैं जो वेदर फोरकास्ट करते बिल्कुल। हैं, उनकी तरफ से अलर्ट थे कि इस दफ़ा कंपैरेटिवली बारिशें ज़्यादा होंगी। तो अकॉर्डिंगली जी हमारी प्रिपेयर्डनेस भी इन अकॉर्डेंस विद द प्रेडिक्शंस थी। और हमारा तो चूँकि यहाँ पे हम वासा को डील करते हैं और हम रिलेट करते हैं जी, अर्बन फ्लडिंग को हमने टैकल करना होता है। बिल्कुल। तो हमारे तमाम पर डिस्पोजल स्टेशन, हमारी मशीनरी, हमारे जो लाइंस हैं उनकी डीसिल्टिंग, तो हमने अपनी पूरी तैयारी की हुई थी। तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी भी अकॉर्डिंग टू उसके वेदर फोरकास्ट है, और अच्छे अंदाज से हम तैयार हैं। जी जी एग्जैक्टली। अच्छा सर, हालिया जो बारिशें हैं हो भी रही हैं, हुई भी हैं मुल्तान में, और ख़दशा बताया भी जा रहा है, तो मुझे बताइएगा कि उसमें वासा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वासा का जी, एक तो जो भी बारिश है सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि मैं गुजारिश करूँ कि यहाँ पे मुल्तान में आपके जो सीपेज ड्रेन्स हैं वो नहीं है। अगर आपकी सीपेज ड्रेन्स हो तो आपका बाई ग्रेविटी पानी जो है वो अल्टीमेटली निकल जाता है। तो हमने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हम जो हमारे डिस्पोजल स्टेशंस हैं हमने उनको एक्यूरेट रखना है, उनकी मशीनरी को, और हर हवाले से हमारे डिस्पोजल स्टेशंस अगर प्रॉपरली ठीक है। फंक्शनिंग कर रहे होंगे, हमारे डिस्पोजल स्टेशन पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे वेट वेल्स, उनकी प्रॉपर क्लिनजिंग होगी, उनकी स्क्रीन्स ठीक की है। प्रॉपर क्लिनजिंग होगी, तो अल्टीमेटली तो हमने देखना होता है कि जी हमारे 12 पॉइंटिंग पॉइंट्स हैं, हमने उन्हीं को देखना होता है ताकि कहीं कोई अननेसेसरी पॉइंटिंग ना हो या ठीक जिससे है। पब्लिक इनकन्वीनियंस ना हो। तो यही 12 पॉइंटिंग पॉइंट्स हैं प्लस डिस्पोजल स्टेशन हैं, ये हमारा फोकस होते हैं जी। ठीक है। तो सर, अगर हम ख़ास तौर पे मुल्तान शहर की बात करें, तो मुझे बताइएगा यहाँ मुल्तान में ऐसे कौन से शहर ऐसे कौन से इलाके हैं इस शहर में जो ज़्यादा मुतासर होने का ख़दशा रहता है, जहाँ पर वासा को सबसे पहले पहुँचना पड़ता है और वहाँ पे हालात जो हैं वो आम इलाकों के नस्बत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं? जी एग्जैक्टली। इसमें जो एरियाज़ जो हैं जिनको हम इमीडिएटली फोकस करते हैं, उनमें ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट जो है जी शाहीन मार्केट है, लो लाइंग एरिया है। अच्छा। और शाहीन मार्केट का एक 500 से 600 फुट का एक ऐसा पैच है जहाँ पे काफ़ी फंडिंग होती है इन केस ऑफ रेन, उसको देखते हैं। इसी तरह हम खूनी बुर्ज को देखते हैं जी। आपका रशीदाबाद जो फ्लाईओवर है उसकी दोनों साइड्स वो हमारा फोकस अच्छा। होती हैं जी। और आपका बोसन रोड पे एक पॉइंट है गुलगश्त, चूँकि नंबर 6 है सर, जी। ये यहाँ पे जो गुलगश्त में सूरत हाल होती है और जो ब्रांड रोड वाली साइड पे सूरत हाल होती है वो बड़ी तशवीशनाक होती है, और वहाँ ये वो एरिया है जहाँ पर आवाम का आना जाना भी बहुत होता है, और एक मेजर वो कह लें पॉइंट है शहर का, जहाँ पर आवाम आना जाना भी बहुत लगा रहता है और काम भी सारे वहीं पे करते हैं लोग। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एग्जैक्टली जी। इस पर मैं गुजारिश करूं कि ऑन एक नॉर्मल रेन की सूरत में तो ब्रांड रोड इफेक्ट नहीं होता जी। लेकिन अब जिस तरह को बहुत बड़ी बारिश हो जाए और शॉर्टर टाइम में, लाइक ये जो पिछले 24 जुलाई को रात 8 बजे एक बारिश हुई थी जी, और वो 117 मिलीमीटर थी जिस पे ब्रांड रोड पर फंडिंग हुई है, और हमने उसको नोटिस किया। और वुड यू इमेजिन के विद इन 4 आवर्स जो है वो पूरी बिल्कुल फंडिंग यही मैं कहने लगी थी कि सुबह उस दिन मैंने लाहौर निकलना था अगले दिन, लेकिन जो वो हालात थे रोड्स के और बारिश भी नहीं रुक रही थी मुसलसल, तो बड़ी सोच में थे कि ये कैसे होगा। लेकिन जैसे ही हम सुबह निकले 7 बजे के करीब, तो मैंने देखा रोड्स क्लियर थी। तो
ये है यानी यहाँ पर हमारा दिल करता है कि हम अपने डिपार्टमेंट्स को अप्रिशिएट करें कि जिन्होंने रात को हमारे लिए, आवाम के लिए और उनकी सहूलियात के लिए रात को खड़े होकर वो सारा काम किया, जो कि दिन में भी किया जा सकता था, लेकिन आवाम को सहूलत देने के लिए ये किया। तो इस बात पे अप्रिसिएशन भी बनती है इस इदारे की, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद नोटिस भी की और इतनी अर्जेंट उसमें जाना और काम करना, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है। जी थैंक यू वेरी मच। उसमें 24 को जो बारिश हुई उसमें मैं और मेरी तमाम टीम, वासा की टीम, हम ऑल द नाइट हम रोड्स पर थे और हमने तमाम उन पॉइंट्स को फोकस किया हुआ था जहाँ पे पढ़ने गया। और इसमें क्योंकि ये एरिया भी था तो इसको भी मैं पर्सनली देख रहा था और इसको बड़े शॉर्टेस्ट टाइम में क्लियर किया और लोगों के लिए एक काइंड ऑफ एक सरप्राइज था कि इतनी फंडिंग और फिर वो विद इन नो टाइम जो है क्लियर हो। अच्छा सर, बारिश के दौरान शहरियों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा या करना पड़ा और अभी जो पेशन गोई की जा रही है उसके अकॉर्डिंग जो करना पड़ेगा मुश्किलात का सामना, तो कौन से वासा ने मंसूबे जो हैं वो ज़ेर तकमील लाए गए हैं कि कौन से मंसूबे हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन तब होगी? एग्जैक्टली जी, हम वक्तन फ़वक्तन जो है हमने तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स और तमाम इश्यूज़ जो वासा से रिलेट करते हैं हम उनको देखते हैं और अकॉर्डिंगली उनकी एस्टिमेशन, उनका डिज़ाइन और उनकी फर्दर प्रपोजल्स जो हम वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करते हैं जी, अपने इन हाउस भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी करते हैं और अपने जो हमारा अल्टीमेट हुड हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड PHED डिपार्टमेंट है उस लेवल पे भी हम इंटीमेट करते हैं। हमने फ्यूचर में जो हमारे लेट से आप कहें कि जी एक चूँकि नंबर 9 डिस्पोजल स्टेशन है हमारा, करंट भी वहाँ पे काम चल रहा है, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। उससे हटके हमारे जो डिस्पोजल स्टेशन हैं, समीजाबाद है, विहाड़ी चौक डिस्पोजल स्टेशन है, कीड़ी जमंदा है, तो ये जो कि पुराने डिस्पोजल्स हैं 1990s में बने, ये इनकी जो ओवरऑल 30 साल से ये फंक्शनल है, इनकी मशीनरी ऑब्सोलेट हो चुकी है। तो हमने एक कम्प्रीहेंसिव हम उन पर वर्क कर रहे हैं कि उनकी मशीनरी जो है उसको हम अपग्रेड करें, उसको रिप्लेस करें विद न्यू वन। कितना टाइम लग जाएगा? ये प्रोजेक्ट्स की इनकी एग्जैक्टली एक प्रपोजल बनती है, उनकी एक समरी इनिशिएट होती है। लेकिन खालिद साहब, अभी जिस वक्त हमारा मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस काम को अर्जेंटली करना चाहिए। एग्जैक्टली आप ठीक कहते हैं। हम जिस तरह एज पर नीड हम अपनी जो एस्टिमेशन हैं, अपनी प्रपोजल बनाते हैं, लेट्स से अब करेंटली हमें जो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, अपग्रेडेशन ऑफ चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल स्टेशन, तो इसमें हम चुंगी नंबर 9 डिस्पोजल स्टेशन है उसको देख रहे हैं, खान विलेज डिस्पोजल स्टेशन को देख रहे हैं, हम आपके जो इनर बाईपास डिस्पोजल स्टेशन था, तो हम ग्रेजुअली, क्योंकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो ग्रेजुअली हम चीज़ों को देखते हैं। इसी तरह जब नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे तो हमारा अल्टीमेट जो है हम बिहाड़ी चौक डिस्पोजल स्टेशन, समीजाबाद, इनको अपग्रेड करेंगे। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो साथ साथ चलता रहता है। चलें जी, होपफुली हमें उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा। अच्छा गोहर, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं और ये एक मेजर टॉपिक भी है जो दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि फ़्लड्स की जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी है इस वक्त। पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है वो तारीख़ी अगर हम सैलाब देखें तो वो बदतरीन सूरत हाल में है इस वक्त। तो इलाकों की सूरत हाल क्या है, चूँकि आप बेहतर हमें बयान कर सकते हैं तो मैं जानूँगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है हमें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और एक कॉलर लाइन पे है हमारे साथ, मिर्ज़ा इरफान है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैम। जी, क्या सवाल है आपका? मैं मेरे सवाल तो एक रिक्वेस्ट है, एमडी वासा साहब बैठे हुए हैं, जी। मैं बोल रहा हूँ अजीज होटल बस अल्फला होटल से ना। ठीक है। तो यहाँ पे पीने का पानी 4 दिन से नहीं आ रहा। अच्छा। हम सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो वो कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 4 दिन से लोग मस्जिदों से पानी भर रहे हैं। इलाका बताइएगा जी, इलाका बताइएगा, लोकेशन। अजीज होटल नर्स अल्फला होटल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सर थोड़ा बता दें ताकि आवाम को तसल्ली भी हो जाए, उनकी बड़ी रिक्वेस्ट है। जी, इसका कल मुझे इंटीमेशन हुई थी यहाँ पे और मेरी जो कंसर्न जो डायरेक्टर है इंजीनियरिंग और साथ ही जो मुतलका कंसर्न एक्सीएन है वाटर सप्लाई, उनसे मेरी डिस्कशन हुई है और यहाँ पे
जो है एक ट्रांसफार्मर ब्लास्ट किया था और अल्टीमेटली अच्छा। जी जी, तो उसको फिर हमने जब चेंज उसके किया नतीजे में ये हुआ है? जी एग्जैक्टली जब आपका ट्रांसफार्मर जो है वो सप्लाई नहीं देगा तो अल्टीमेटली फिर आपका जो है वो सर्विस आपको क्लोज करना पड़ती है, और उस पर हमारी टीम वर्क कर रही है। इंशाल्लाह शॉर्टली इसको हम जो है रिस्टोर कर देते हैं। ठीक है जी, आप यकीन रखें और उम्मीद भी रखें, ये जल्द ही इंशाल्लाह जो है इसका ये जो मामला है ये हल हो जाएगा। अच्छा गौहर, मैं बात कर रही थी कि जनूबी पंजाब इस वक्त तारीख़ के बदतरीन सैलाब से जो है इस वक्त दो चार है, तो क्या सूरत हाल है इलाकों की इस वक्त? पहले तो अलीज़े हमारे साथ खालिद रज़ा साहब मौजूद हैं, और ये बड़े ही ज़बरदस्त एक मुल्तान के लिए एक बड़े अच्छे अफसर हैं जी, जो काम करते हैं। और जिस तरह से इन्होंने आपके साथ ये डाटा शेयर किया, ये मुझे भी बिठा लेते हैं जब भी मेरी इनसे मुलाकात होती है। अच्छा। और ये डाटे से बात करते हैं, ये ऐसे बात नहीं फैक्ट्स एंड करते। फिगर्स से। अभी आपको ये बता रहे थे कि मुल्तान में 117 मिलीमीटर बारिश हुई, और उसके मुकाबले में हम देख रहे थे पिछले एक हफ्ते में आपने देखा कराची डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, कराची से पानी नहीं निकाला जा। आपको अंदाज़ा है वहाँ पे कितनी बारिश हुई? सिर्फ 135 मिलीमीटर। मुल्तान से उसका डिफरेंस सिर्फ कोई 15 से 20 मिलीमीटर का ही था। लेकिन मुल्तान, आपने उस रात को देखा कि किस तरह से वासा की टीमों ने मुल्तान को क्लियर। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने खुद भी जिक्र किया, आपकी बात करने से पहले मैं इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हूँ कि देखें मैंने ये चीज़ खुद विटनेस की हुई है। तो जिन डिपार्टमेंट्स को, ठीक है आप पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ करें अपने इदारों को, लेकिन जो इदारे हमारे लिए काम कर रहे हैं, अप्रिसिएशन भी हमारा काम है कि हम उनको अप्रिशिएट करें अगर वो आवाम के लिए काम करें। गोहर, एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं लाइन पे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आयमा है। जी, क्या सवाल है आपका आयमा? जी मैम, मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे जो पीने का पानी है ना, मैं सेवा चौक से बात कर रही हूँ। ठीक है। तो जो पीने का पानी है वो बहुत गंदा आता है, पीने के काबिल नहीं होता। ऐसे कि गलियों वगैरह से मिक्स होके पता नहीं किस चीज़ से, तो बहुत ही गंदा पानी होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। सर, सेवरा चौक की वो बात कर रही हैं। जी एग्जैक्टली, इसमें मैं गुजारिश करूँ कि सम टाइम क्योंकि सिस्टम जो है 24/7 कंटिन्यूसली रन कर रहा होता है इन पैरेलल सीरीज सिस्टम, और कभी कभी आपको कंटेमिनेशन की हमें कंप्लेंट्स मिलती हैं, इनका हम नोट कर लेते हैं और इनकी जो कंटेमिनेशन है अगर उस एरिया में उसको आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई कर देते हैं। तो सर अभी जो उन्होंने बताया है जिस एरिया का, वो कितने टाइम में जो है वो मसला हल हो जाएगा? जी इसमें सिर्फ हमें उसकी जो आइडेंटिफिकेशन पे टाइम लगेगा और विद इन नो टाइम रेक्टिफिकेशन होगी इसकी। 3 to 4 आवर्स में हम करवा देते हैं। आज हो जाएगा ये मसला हल? इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें जी, आज आपका ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे सवाल हमारा बीच में रह जाता है क्योंकि आज हमारे साथ इतनी बड़ी शख्सियत मौजूद है, तो आवाम जो है वो इनसे बात करना चाह रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा गौहर, मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त जनूबी पंजाब की? जी, जनूबी पंजाब इस वक्त जो है वो तीनों चारों दरियाओं की तरफ से मुकम्मल तौर पर हेड पंचनंत के मकाम पर मुकम्मल तौर पर इस टाइम घिरा हुआ है सैलाब से। हम कल दिन भर हमारी टीम भी मौजूद रही, मैं भी फील्ड में मौजूद रहा। और जो अगर मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का जो बॉर्डर कहलाता है हेड मोहम्मद वाला, हम यहाँ पे भी मौजूद रहे। यहाँ पर भी पानी की जो फ्लो है वो बढ़ता जा रहा है। और जो अगर अब तक बात की जाए, जो चनाब का जो दरिया है जिसको हम पुल देखते हैं वहाँ से गुजरता था, इससे 5 से 6 किलोमीटर तक पानी अंदर आ चुका है। अभी जो जिस रेले के हवाले से प्रेडिक्शन की जा रही है, मैं आपको बताऊं कि 2010 में एक ऐसा सैलाब आया था जिसमें हमने देखा था कि पूरा शेरशाह का एरिया डूब गया था, हेड मोहम्मद वाला डूब गया था, यहाँ से बनबोसन का एरिया मुकम्मल तौर पर हमने देखा था। तो वो जो उसकी इंटेंसिटी थी उसके मुकाबले में जो इस वक्त जो प्रेडिक्शन है उसकी 20% ज़्यादा की प्रेडिक्शन। अच्छा, 20% 2010 में जो सैलाब आया था उसकी इंटेंसिटी इससे ज़्यादा है? उससे ज़्यादा है। तो ख़तरा तो हर तरफ से है, चारों तरफ से है। लोग बड़ी तादाद में नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और इंतज़ामिया भी हमें मुतारिक नज़र आ रही है। बिल्कुल, कल सीएम साहबा ने भी कुछ अहकामात जारी किए हैं बिल्कुल इस हवाले से, फ्लड सिचुएशन जो भी चल रही है पाकिस्तान में। बिल्कुल, सीएम भी विजिट पे थी और वो भी आ गई हैं फौरी तौर पर इस सूरत हाल को रिस्पॉन्स करने में। हमारे इदारे भी मुतारिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो डिज़ास्टर है वो बहुत बड़ा है। वो एक तरफ से नहीं है। आप एक तरफ से हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जलालपुर पी वाला डैमेज है, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं मुल्तान का ये हेड मोहम्मद वाला साइड डैमेज हो रही है। ये मुल्तान की मैं एक कहानी बता रहा हूँ आपको। दूसरी जानिब एक और कोना देखें तो वहाँ पे बनबोसन वाली साइड आप देखें, वहाँ पर जो है कटाव जारी है, दरियाई कटाव। तो आफत तो बहुत बड़ी है। अब इसमें देखना होगा कि किस तरह से इससे निकला जा सकता है।
बहुत एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा खान। अच्छा, ये टीवी की आवाज़ बंद कर लें। जी। ये टीवी की आवाज़ बंद कर लें ताकि मैं आपको सही से सुन सकूं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं क्या नाम है आपका और कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा नाम फातिमा खान है और मेरा मुल्तान से ही ताल्लुक है। ठीक है, क्या सवाल है आपका फातिमा? मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहती थी कि हम एमडी बादशाह खालिद रजा खान का बहुत बड़े फैन हैं एंड हम उनकी कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हैं। अच्छा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियां अता फरमाता रहे और अल्लाह उनकी लंबी जिंदगी करे। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर आपके फैन भी हैं, जी, थैंक स्ट्रॉन्ग यू वेरी फैन मच, बेस है इनका बहुत आपकी। शुक्रिया, फातिमा बेटे का बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन कर दूं। अब फैन फॉलोइंग बनाने के लिए ना आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। मुल्तान का 80% जो सीवर सिस्टम है, 70% मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पुराना हो चुका है, उसको बदलने की ज़रूरत है। और ऐसे में अगर एक अफसर मुल्तान में, मैं पिछले दिनों खालिद रजा साहब के पास बैठा था, मैंने मुबारकबाद भी दी है इन्हें, इनको यहाँ पर 1 साल से जायद का अरसा हो गया है। और मुल्तान जैसी जो पंजाब में बड़ी हॉट सीट कहलाती है वासा मसाइल के हवाले से, कोई भी अफसर 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता। इन्होंने वहाँ पर उन मसाइल के ऊपर हिस्ट्री कायम की है। हिस्ट्री कायम की है हमारी नज़र में। तो हम तो ये देखते थे कि एक दिन एमडी वासा से मिल के आते थे, अगले दिन पता चलता था जी एमडी वासा साहब जा चुके हैं। तो ये इनका बड़ा एक एजाज़ है और इसीलिए इन्होंने फ़ैन फॉलोइंग भी बना ली है। चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात भी है। जहाँ अगर मैं समझती हूँ सर, आपने भी बात की थी ना प्रोग्राम के शुरू में कि आपकी मॉरल ड्यूटीज़ जो हैं वो आप फुलफ़िल करते हैं, तो आप एक्टिव रहते हैं। तो यही बात है कि आपका इखलाक अगर अच्छा है तो आपको हर इंसान जो है वो अच्छी चीज़ों में याद रखता है। कॉलर है हमारे साथ लाइन पे, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, क्या नाम है आपका? फाजल हारून बोल रहा हूँ, हाफिज जमाल रोड से। ठीक है जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि ये बताएं, इनसे वासा साहब से पूछे, ये जो हमारा जो हाफिज जमाल नया रोड बना हुआ है, मेट्रो स्टेशन और नई पाइपलाइन लगी हुई, उसके बावजूद गंदा सा पानी आता है और इतना गंदा पानी आता है आप सोच नहीं सकते। और मैं खुद, मेरी रिहाइश हाफिज जमाल मेन रोड के पास ही है, तो ना मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास। ठीक है, हाफिज जमाल। इतना गंदा पानी आ रहा है, इनको कह रहे हैं कि मेहरबानी करें, ये भी कोई हमारा भी एक मेहरबानी कर दे। हम जी भी जी, वो आपको सुन रहे हैं आपको। हम भी इनके फैन हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप मेहरबानी हमारे लिए भी करवाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मेहरबानी जज़ाक। जी एग्जैक्टली, हम इनका नोट कर लेते हैं। जी जी, ब्रेक पे जाते हैं हम। इस शिकवे को भी आप दूर करेंगे मुझे उम्मीद है। वक्फे का वक्त हो चुका है, वक्फे के बाद वापस आएंगे और आपके कॉलर जो हमें कॉल हुई है उसका जवाब लाजमी देंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। सर, कॉलर ने सवाल किया था कि एक इलाका था हाफिज़ जमाल के नाम से, तो उसमें कंटामिनेशन ऑफ वाटर का ही इशू है, तो काइंडली उसका भी ज़रा बता दें। जी बिल्कुल, इसमें हम जो आपके ऑनरेबल जो कॉलर हैं इनसे अभी रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह हमारी टीम रब्ता करेगी। इसको मैं पर्सनली देखूंगा, इनका रिजॉल्व करेंगे, फिर इंशाल्लाह इनसे फीडबैक लेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा सर, चूँकि हम इसी हवाले से बात करें तो मुझे बताइएगा कि शहरी शिकायत को दर्ज करने का प्रोसेस क्या है और फिर उस पर अमल करने का क्या प्रोसेस है, मुझे ये भी बता दें ताकि आवाम को पता चल जाए कि अगर वो कंप्लेन दर्ज करवाना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। इसमें मैं गुजारिश करूं कि जी हमारे पास एक तो जो सब डिविजनल ऑफिसेज हैं कंसर्न वाटर सप्लाई के, वहाँ पे हमारे एसडीओस बैठते हैं। ठीक है। वहाँ पे उनका एक मैनुअल एक है कि वहाँ पे मैनुअली वो कोई कंप्लेंट होगी तो उसको रजिस्टर करेंगे। वेयर एज जो हेल्पलाइन है हमारी 1334, वो 24/7 एक्टिव होती है जी। 1334 पे कॉल कर सकते हैं, तो उस पर फिर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। अकॉर्डिंग मैकेनिज़्म है कि वो कंसर्न जो सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं उनको सब इंजीनियर्स को कन्वे हो जाती हैं, वो रेक्टिफाई करते हैं और फिर फीडबैक देते हैं और हम उसको अकॉर्डिंगली अपग्रेड करते हैं।
तो एक मैकेनिज़्म है कि जब भी कोई इशू हो तो हेल्पलाइन से कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो ओपन डोर पॉलिसी है, मैं अवेलेबल होंगी अपना, जब भी किसी को कोई इशू हो तो शरीफ चलिए जी, ये बड़ी अच्छी बात है और मैं समझती हूँ ऐसा होना भी चाहिए। एक जो खुली कचहरी का सिस्टम भी शुरू हो गया पुलिस स्टेशंस में, वो भी बड़ा अच्छा है। देखिए, आवाम आपको एग्जेक्टिव्स के साथ बड़ा कनेक्टेड फील करती है, फिर वो अपने मसाइल आपके साथ ऐसे शेयर करती है जैसे आप उनकी फैमिली का एक हिस्सा हैं, तो वो एक यकीन बिल्ड होता जा रहा है। तो ये बड़ा अच्छा है जी। खालिद साहब ने बता दिया है, एमडी वासा हमारे साथ आज मौजूद हैं, तो उन्होंने बता दिया आपको कि वो हर वक्त आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आप अगर ऑफिस में जाके कंप्लेन दर्ज करवाना चाहते हैं तो वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, बैठे हैं, आप जाएं कंप्लेन दर्ज करवाएं। अदरवाइज़ एक हेल्पलाइन नंबर है, उन्होंने बताया 1334 के नाम से, यानी 1334 के नाम से आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। एक कॉलर लाइन पे हमारे साथ यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है मैम, ठीक है? मैं ठीक हूँ, लेकिन सर पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दें। अच्छा जी, ऐसा है कि मेरा ताल्लुक है मुस्तफा कनालियो, कासिमपुर कॉलोनी। ठीक है। अब यहाँ ये है कि जो सेवरेज का जो है ना, यहाँ सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा। तो उसमें ये है कि जो है ना, हमारी गली जो है ना, गली नंबर 10 है, ये अब्दुल सलाम की गली लगती है, बड़ी मशहूर है। इसके अंदर आधी सड़क के ऊपर गटर लाइन भी बन चुका है और सोलिंग भी लग गई है, और आगे जो है ना तकरीबन कोई 50 से 80 फुट का एक एरिया है, वो अभी नामुकम्मल है। अच्छा। तो ठेकेदार आया था, तो ठेकेदार से ने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा जी ये आपका जो है ना ईद के बाद आपका ये काम शुरू हो जाएगा। अच्छा। का पास हो चुका है। उसका जो सेवरेज का पानी है वो घर के साथ जो खाली प्लाट्स हैं उसके अंदर आ रहा है, उससे जो है ना घर की जो दीवारें हैं, घर के मकानात हैं, उसको नुकसान बहुत शिद्दत का पहुंच रहा है। ठीक तो है। यहाँ कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा ना आया, कोई यानी सारे इसी तरह से यानी कि बड़ा सिस्टम जो है ना दरम बरम है। तो कहेंगे इसके बारे में जरा देखिएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सर कासिमपुर कॉलोनी की वो बात कर रहे हैं, तो इस मामले को भी मैं चाहूँगी कि आप देखें। जी एग्जैक्टली, कासिमपुर ये जो मुजतबा कैनाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वक्तन फ़क्तन हमारी बेसिकली कासिमपुर सब डिवीज़न ही डील करती है, और इस पे हमारी जो वक्तन फ़क्तन डीसिल्टिंग चलती रहती है। इनको मोज़ेज़ जो कॉलर हैं इनसे हम रब्ता करेंगे, और इंशाल्लाह अगर इनका कोई मिसिंग लिंक है जो पाइपलाइन में था और अभी नहीं हुआ तो उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करवाएंगे, उसको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि जब आवाम आपके पास आती है और अपनी मुश्किलात को डिस्कस करती है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है कि यानी आवाम को आपसे उम्मीद है, यानी वो उन्हें पता है कि यहाँ से हमारा काम होगा, इसलिए वो आपके दरवाजे पर आते हैं। लेकिन जिस अफसर से उन्हें उम्मीद ना हो उसके दरवाजे पर आवाम जाती भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। दिस इज़ काइंड ऑफ सर्विस डिलीवरी, और हमें बड़ी खुशी होती है जब हम अपने अवाम के मसाइल हल करते हैं जी। और अगेन के ये इंशाल्लाह इनको गिला नहीं होगा। और आपने ना एक बात की, वासा और अवाम एक फैमिली है। फैमिली तो है ही है, वासा ने हर महीने बिल भेजना है जब बिल जाएगा तो वो आपको पता है ताल्लुक तो बनेगा ही, क्योंकि बिल अवाम ने भरना है। तो ये ताल्लुक खत्म नहीं हो सकता, बल्कि इसमें और ज्यादा थोड़ी सी मजबूती आ सकती है, क्योंकि बिल बढ़ सकते हैं। क्योंकि अब आपको वासा के साथ साथ अब अवाम को तैयारी भी करनी चाहिए कि अगले महीने से कूड़ा टैक्स भी आना है। ये खबर भी मैंने सुनी। हाँ, आपको जो है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से भी इतना ही प्यार हो जाएगा जितना प्यार वासा से है। ये चलें जी, अगर हमारा मुल्क साफ़ सुथरा रहेगा तो हम ये टैक्स भी देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स ले रही है वो भी हमारे लिए जा रहे हैं। अगर हमारा साफ़ सुथरा मुल्क होगा तो हम उतना ही पोल्यूशन से दूर रहेंगे और हमारी आबो हवा भी बेहतर हो जाएगी, हमारा माहौल भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी कमर कस लें आप लोग। हम एमडी वासा खालिद रज़ा साहब मौजूद हैं, और ये जनूबी पंजाब का इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है रोही टेलीविज़न, और ये लोगों का एतमाद ही है, और लोग किस एतमाद के साथ कॉल कर रहे हैं, अपना मसला बता रहे हैं, और हम भी इनसे उम्मीद करते हैं कि ये 24 घंटे का जो ये इन्होंने टाइम पीरियड रखा हुआ है इसमें ये मसला भी हल करेंगे। हाँ बिल्कुल जी। कॉलर लाइन पे हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मुनीर बात कर रहा हूँ। ये हमारा खुदादत बस्ती एरिया, तो कौन सा एरिया? बस्ती खुदादाद। आई थिंक इतना पानी खड़ा होता है, इतना पानी खड़ा होता है कि
बंदा स्कूल है, उधर उजाला स्कूल है, निशानी है, उधर से अच्छा। बच्चे स्कूल जाने में इतने परेशान होते हैं कि स्कूल, और गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के आगे पानी खड़ा होता है, बच्चे पानी में गिर रहे होते हैं, उनके बैग, उनके बस्ते सब गीले हो अच्छा, तो जाते हैं। ये सूरत हाल जो है ये क्या बारिश के बाद होती है या अमूमी तौर पर ये सूरत हाल वहाँ रहती है? अमूमी तौर पे बारिश में जो होता है अच्छा। अमूमी तौर पे भी वहाँ पे सीवरेज का इतना नाकिस इंतजाम है कि ठीक है, फुल ही रहते हैं, गलियों में पानी खड़ा ठीक रहता है। है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। दूसरे कॉलर हमारे साथ लाइन पे कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरम है। जी इरम, बताइएगा। जी ना, मुल्तान में हम अल-फलाह कॉलोनी में रहते हैं, तो पानी का बड़ा अल-फलाह प्रॉब्लम होता कॉलोनी। है जब, जी, तो उसमें ना जब बारिश आती है या कोई ऐसी सिचुएशन हो, मतलब कि गटर का पानी सारा जमा हो जाता है, तो अच्छा। हमारी ये प्रॉब्लम है। प्लीज ये कंप्लेन करनी थी कि ये कोई बारिश के बाद होता है? जी जी, बारिश के बाद होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इरम आपकी कॉल का। जी अच्छा सर, एक जो हमें पहले कॉलर आए वो मुनीर नाम था उनका, और जो उन्होंने अपना इलाका बताया वो बस्ती खुदादाद, ये इलाका बताया जी, जी, उन्होंने। बिल्कुल। तो वहाँ पर वाकई ये सूरत हाल बड़ी बुरी है कि अगर एक स्कूल के सामने सेवरेज सिस्टम इतना नाकारा हो चुका हो कि जहाँ रोज़ ये सूरत हाल उन्हें फेस करनी पड़े, तो क्या इस मामले का हल इसमें क्या मैं है? गुजारिश करूँ जी, बस्ती खुदादाद जो है ये बेसिकली वन ऑफ द क्रॉनिक एरियाज हैं जो अच्छा। जो इधर वासा जिसका आपने जिक्र किया था। जी जी, जहाँ पे रिपीटेड जो है सीवरेज के इश्यूज आते हैं, और बेसिकली इस एरिया के लिए एक इंडिपेंडेंट डिस्पोजल स्टेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, और उसके लिए हमारे जो जितने अरबाब इख्तियार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनके साथ राब्ते में हैं, उनके नॉलेज में है। एक हमने अल्टीमेट प्रपोजल भी बनाई हुई है, इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हमें जो ब्लॉक एलोकेशन से हमने एक समरी भिजवाई है, उससे हमें फंड्स मिलेंगे और इनके लिए एक सेपरेट डिस्पोजल स्टेशन बनाया जाएगा। इनके इश्यूज जो हैं इंटायरली रिजॉल्व हो जाएंगे। सर इस साल हमें बजट कितना मिला है वासा को? जी एग्जैक्टली अभी करंटली तो एडीपी में हमारी कोई स्कीम जो है कोई न्यू स्कीम रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वेयर एज हमने एक समरी इनिशिएट की हुई है जिसमें हमारी जितने भी मशीनरी रिप्लेसमेंट है, हमारे जो अपग्रेडेशन है सीवरेज सिस्टम की, जिसमें हमने आउटलिव्ड जो हमारा सीवर है वो रिप्लेस करना है, या फिर अनसर्व्ड एरियाज, तो वो इंशाल्लाह ताला जल्दी कंसिडर होगी। और अच्छा, हमारे लिए कितना आसान है अफसर को बैठ के कंप्लेन करना और ये चीज़ें करना, लेकिन आप देखें कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने वासा के लिए कोई बजट स्पेसिफिक नहीं दिया, तो आवाम के लिए काम करने के लिए तो वो बैठे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है काइंडली वासा को जो है वो बजट भी दिया जाए ताकि हमारे मामलात और मसाइल दूर हो सकें। कॉलर लाइन पे हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वकास टाउन से बात कर रहा हूँ। ओकाफ? वकास टाउन, पुलवासा। वकास टाउन से, ठीक है ठीक है, क्या सवाल है आपका? जी सर, यहाँ पानी जो आता है ना हमारे यहाँ पर, तो एक तो स्मेल आती है गंदे पानी की, अच्छा, और रेता आती है बीच में बहुत ज्यादा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पे, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे सुन पा रहे हैं? कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा सर, मसाइल वही हैं, मिलते जुलते कंटामिनेटेड वाटर का ही इशू है जो ऑलमोस्ट इलाकों में है, तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे का वक्त हो चुका है। वक्फे के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा खालिद साहब, कॉलर ने हमें बताया, इलाका भी बताया अपना, तो मैं चाहूँगी कि आप, क्योंकि आप ख़ुद भी, अभी हम ब्रेक पर भी थे, तो खालिद साहब ने कहा भी है और उन्होंने ये कहा है कि हम जी इन तमाम जो हमारे आज कॉलर्स हैं इनका वो डाटा भी लेंगे और इस पर पूरा जो है वो मुकम्मल तौर पे काम भी किया जाएगा और उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा फिर काम करने के बाद। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी रहेगा, आप लोगों के मसाइल हल होंगे, तो इसलिए आप लोगों ने तसल्ली रखनी है। इंशाल्लाह, बिल्कुल ज़रूर।
अच्छा गौहर, मुझे ये बताइएगा कि जहाँ हम मुल्तान की इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि सेवरेज के सिस्टम जो है उनमें मसाइल हैं, वाटर कंटामिनेशन के मसाइल हैं या और बहुत से मसाइल हैं, वहाँ पे मुल्तान एक बड़ा खूबसूरत शहर भी है। तो मुल्तान की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नए चौक भी बनाए गए हैं, तो उस हवाले से मुझे बताइएगा। बिल्कुल जी, मुल्तान के कमिश्नर हैं आमिर करीम खान, बड़े ही विजनरी ऑफिसर हैं और बड़ा काम करने वाले हैं। और उनकी सुपरविजन में जो काम हो रहा है पूरी डिवीज़न में, मुल्तान डिवीज़न में तकरीबन कोई 4 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, मुल्तान, मुल्तान, विहाड़ी, खानेवाल, लोधरा, ये चारों को वो देख रहे हैं। और स्पेशली तौर पर जो वो मुल्तान में काम कर रहे हैं, इससे पहले मुल्तान में ये काम नहीं हुआ, क्योंकि मुल्तान के हवाले से सब कुछ हुआ है, ब्यूटिफिकेशन पे किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दी। इतना बड़ा शहर है, जनूब पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, सब लोग यहाँ पर आते हैं और ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हमारे पास यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए नहीं होता था उनको। तो अब आप देखेंगे जो मुल्तान के अहम चौक्स हैं वो आपको बदले हुए नजर आएंगे। आप KFC चौक आपको याद है, उसको हम कहते थे एक मोहम्मद बिन कासिम का एक घोड़ा लगा हुआ, तो सदियों से लगा हुआ था, उसको किसी ने अपग्रेड ही नहीं किया आज तक। तो अब उन्होंने खूबसूरत यादगारों की सूरत में उनको अपग्रेड किया है। आप चले, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आपने मुल्तान की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए स्टेप लिया है, यहाँ से खाली मुल्तान शहर के लोग नहीं देखते मुल्तान को, जितने भी फॉरेनर्स आते हैं वो मुल्तान शहर को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे कदीमी इमारत जो हैं और बाकी तमाम चीज़ें उनको देखने के लिए आते हैं, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी है। कॉलर लाइन पे हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। ये गटर बंद है, यहाँ स्कूल है बच्चों का, सीधा पब्लिक स्कूल। इलाका कौन सा है? मोहल्ला मोहम्मदपुरा, हजूरी गली नंबर 1, नर्स चौक, लियाकताबाद, पुराना सिकंदराबाद रोड, मुल्तान। ठीक है जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मैडम ये दो हफ्ते हो गए गटर बंद है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। दूसरे कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। सही, उन्होंने इलाका बता दिया है। आई होप आपको डाटा भी मिल जाएगा, तो इस पर भी आप नज़रसानी लाजमी कीजिएगा। नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपके ऑपरेशन मेंटेनेंस में जो ब्लॉकेजेस हैं ये आती रहती हैं, और ऐसी जो हज़ारों कंप्लेंट्स जो हैं हमने ओवरऑल, इसमें मैं गुजारिश करता चलूँ कि हमने जो पिछला साल तो उसमें तकरीबन 22 से 24 हज़ार कंप्लेंट्स जो हमने रिजॉल्व की हैं। 24,000 कंप्लेंट्स? जी एग्जैक्टली, थ्रू आउट द ईयर जो है, जो फाइनेंशियल ईयर था। बहुत बड़ा फिगर है। 24,000 कह देना बहुत आसान है, 24,000 कंप्लेंट्स को हल करना ये आम बात नहीं है। एग्जैक्टली जी, और आपका सिस्टम चल रहा है तो ये कंप्लेंट्स रिजॉल्व होती हैं, इसलिए सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इंशाल्लाह ये ग्रेजुअल फिर आवाम का भी होता है ना कि सर जो आवाम बिल देती है, अब देखें हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, हर चीज़ के प्राइस रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो जिस मुल्क की सूरत हाल ये हो कि आवाम 2 वक्त की जो रोटी है वही बड़ी मुश्किल से कमा के खा रही हो, फिर वो जब वासा के बिल भी दे रहे हो, तो ये स्पेसिफिकली वासा की नहीं है। अब जैसे गोहर ने बात की कि एक कूड़े के भी हमें बिल देने पड़ेंगे, हम बिजली के बिल दे रहे हैं, हम गैस के बिल दे रहे हैं, वासा का बिल भी दे रहे हैं हम, तो हमें तकलीफ़ होती है कि यार हम बिल दे रहे हैं लेकिन हमें वो चीज़ उस तरह से मिल नहीं पा रही, हमें सहूलियात पूरी नहीं दी जा रही, तो इसलिए आवाम का शिकवा भी बनता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वासा की तरफ से आगाही के लिए जो मुहिम चलाई जाती है उससे आपको कैसा फीडबैक मिलता है, और कैसी और किस किस्म की अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो वासा आवाम की आगाही के लिए चलाता है? जी एग्जैक्टली, मैं इसमें गुजारिश करूं कि क्योंकि वासा का जो डोमेन है वो वाटर सप्लाई की प्रोविजन है, और फिर आपकी जो सैनिटेशन सर्विसेज हैं, आपके जो सीवरेज है उसकी अल्टीमेट डिस्पोजल है, तो जो आगाही मुहिम है उसमें हमारा जो जहाँ तक वाटर सप्लाई के हवाले से है वो यही है कि जी हम जो है ग्राउंड वाटर जो है हमारा विद द पैसेज डिप्लीट हो रहा है, कि हम पानी की जो सेंसिबल यूटिलाइजेशन है वो करें, क्योंकि बाज़ लोगों ने टैप्स नहीं लगाई होती हैं और वो पानी ज़ाया हो होता है, या इवन ड्यूरिंग रोज़मर्रा इस्तेमाल में हम अपना पानी जो हम बंद नहीं करते, और वॉशिंग बर्तन और कपड़े ये जब ख़वातीन धुलाई करती हैं या हम गाड़ियाँ वॉश करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया करते हैं। तो ग्राउंड वाटर जो है डिप्लीट हो रहा है, उसको कंजर्वेशन बड़ी ज़रूरी है कि पानी की जो हम सेंसिबल यूटिलाइजेशन करें। एक तो ये हमारी अवेयरनेस कैंपेन का पार्ट होता है जी। सेकंड ये है कि हम जो हमारे आपने नोट किया होगा कि जब भी हमारी डिसिल्टिंग चलती है, थ्रू आउट द ईयर चलती है जी, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो सॉलिड वेस्ट है वो नज़र आता है आपको। अच्छा। जी, तो लाइनों की जब सफाई करते हैं
तो एक तो हम गुजारिश यही करते हैं कि शहरी जो है अपना सॉलिड वेस्ट जो है स्पेसिफिक जो कंटेनर्स हैं, सॉलिड बिन्स हैं, वहाँ डालें। जब सिस्टम में आपका सॉलिड वेस्ट आएगा तो सिस्टम की वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी, तो वो अपनी उस एफिशिएंसी पे नहीं चलता जी, और अल्टीमेट इनकन्वीनियंस फिर शहरियों को होती है। और इसी तरह एक हम जो हमारी अवेयरनेस कैंपेन है उसका पार्ट ये है कि जी आप जो मैन होल्स हैं, मैन होल्स के कवर्स के हवाले से तो वो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे भी कोई मिसिंग मैन होल कवर हो, हमारी अपनी टीमें भी फील्ड में वर्क कर रही होती हैं। शहरियों से भी गुजारिश करते हैं, जो अदरवाइज़ हमारे जो अपना स्टेक होल्डर्स हैं वो भी हमें कन्वे करते हैं, मैन होल्स कवर अगर मिसिंग हो तो हमें बताएं, हम फ़ौरन प्लेस करते हैं जी। अच्छा। और एक गुजारिश ये भी है कि हमारे जो बिल्स हैं, जो मंथली बिल्स होते हैं, वो रेगुलर पे किया करें। जितना हम इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करेंगे लोग वासा को, हमारी सर्विसेज इतनी बेहतर होंगी, एफिशिएंसी भी उतनी ये बेहतर 4 एजेंडास हैं। देखिए, जहाँ आप वासा से या किसी भी इदारे से शिकायत करते हैं तो हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि हम भूल जाते हैं। हमें एज अ पब्लिक और पाकिस्तान के शहरी होने का सबूत देना है, और हमें कोशिश करनी है कि हम पानी को ज़ाया ना करें, सॉलिड वेस्ट को ना फेंकें, कोशिश ये करें। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ी तसल्ली से आपने सुना भी लोगों की शिकायत को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हल भी होंगे इंशाल्लाह। गोहर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और जो भी इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसके ऊपर आगाही दी हमें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरी आप सबसे ये गुजारिश है स्पेसिफिकली कि आप लोगों ने एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत देना है, और जो आपको स्टेप्स बताए गए हैं आपने उनको फॉलो करना है। ब्रेक पर जाएंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं नए मेहमानों के साथ। और आज क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करें जो कि आम आवाम के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकें। इस शो को चूँकि ख़वातीन भी बहुत प्यार से देखती हैं, बड़ा प्यार देती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़वातीन के लिए भी कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आऊँ जो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकें। हाँ जी, आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं जी। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब, जो कि डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इसी के साथ साथ हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं, अहमद शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, जो कि मॉडल भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, और जो ना सिर्फ जनूबी पंजाब में बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो अपनी स्किल्स को इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। कैसे हैं आप अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। अच्छा, आज जो हम जिन मैं टॉपिक की बात कर रही थी वो ये थी कि एक तो सोशल मीडिया के क्या असरात हैं, और आप जानते हैं कि आजकल आप देखें हर तीसरे में से दूसरा बंदा जो है वो इन्फ्लुएंसर आपको नज़र आएगा। तो मैं इस मौजू पर बात करना चाहूँगी कि जी आज के दौर में जहाँ इन्फ्लुएंसर बनना इतना आसान बना दिया गया है, वहाँ पर कौन से ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ चूँकि ख़वातीन की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखें जब हमारी माएँ, बेटियाँ, बहनें यही सेहतमंद नहीं होंगी तो हमारे घर का जो पूरा सिस्टम है ना वो तबाह बर्बाद हो जाता है। तो उनका सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल एक जो मेजर मसला हमें जिसको फेस करना पड़ रहा है वो है प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का हो जाना। तो ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो हमें मोस्टली ख़वातीन में नज़र आता है। तो मेरी कोशिश होगी आज उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप सबके साथ शेयर कर सकें, ताकि आप तक हम नॉलेज और एंटरटेनमेंट दोनों पहुंचा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी में जो हामला ख़वातीन होती हैं उनको डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है, हालांकि उनका ताल्लुक जो होता है वो उनके इनहेरिटेंस में भी डायबिटीज़ नहीं होती। तो ये क्या मामला है, क्यों प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती हैं? थैंक यू वेरी मच। इस सवाल से पहले मैं थोड़ा सा डायबिटीज़ को इंट्रोड्यूस करा दूं, और स्पेशली डायबिटीज़ इन पाकिस्तान। तो दो चीज़ें हैं, एक है इंसिडेंट और एक है प्रेवलेंस। इंसिडेंट का मतलब होता है नए पेशेंट का होना, और प्रेवलेंस का मतलब है कितने पेशेंट मौजूद हैं ऑलरेडी। अच्छा। तो प्रेवलेंस के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया में नंबर 3 पे है पेशेंट्स के हिसाब से। अच्छा। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं। और इंसिडेंट के हवाले से जितनी तेज़ से नए पेशेंट इमर्ज हो रहे हैं, पाकिस्तान इज़ नंबर 1 ऑल ओवर द वर्ल्ड।
तो ये बड़ा बिल्कुल, ये मैंने अलार्मिंग। एक रिसर्च भी पढ़ी कि डायबिटीज़ जो है वो हमारे मुल्क में बहुत फैलती जा रही जी है। हाँ, तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। और फिर जहाँ तक आपने ये जो सवाल किया है कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ क्यों हो जाती है, प्रेगनेंसी में जो हमारा डायबिटीज़ इसलिए हो जाती है कि प्रेगनेंसी जो है एक स्ट्रेस है। अच्छा। यस, बहुत बड़ा स्ट्रेस है। और जब स्ट्रेस होता है प्रेगनेंसी के दौरान, एक स्ट्रेस जो कि एक सिंपैथेटिक सिस्टम को, दिमाग के सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट किए रखता है ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स। इसके अलावा मुख्तलिफ हार्मोन सिक्रीट होते हैं इन द बॉडी ऑफ ए फीमेल ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी, जो कि ऑल जो है वो उनका जो है एंटागोनाइजिंग इफेक्ट है टू द इंसुलिन। तो जो अच्छा। इंसुलिन को के इफ़ेक्ट को वो एंटागोनाइज करते हैं, और उससे होता क्या है कि जो ससेप्टिबल ख़वातीन होती हैं और जब उन्हें प्रेगनेंसी होती है तो वो उनको डायबिटीज़ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। जेस्टेशनल जी डायबिटीज़, जी, ठीक है। अच्छा, आपने एक टर्म अभी बताई है जिससे मैं परेशान हो गई हूँ कि प्रेगनेंसी एक स्ट्रेस है। यस, बहुत बड़ा स्ट्रेस है। कैसे? देखें, एक नए इंडिविजुअल को कंसीव करना, उसे बिल्डअप करना, ग्रो अप करना और 9 या 10 40 वीक्स तक लेके जाना, उसकी जो सारी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उसको पूरा करना और उसे हेल्दी रखना। अच्छा और सर, इसमें इंसान जिस्मानी और मेंटली, इमोशनल, ख़वातीन मेंटली भी इससे डिस्टर्ब होती हैं? मैंने बताया ना कि जिस्मानी और इमोशनल दोनों तरह के ये ज़्यादा stresses हैं। सेंसिटिव हो जाती हैं? यस, डेफिनेटली अच्छा। डेफिनेटली। और मैं वैसे तो ये अमल एक ऐसा अमल है कि जहाँ पे आप इंसान जो सोच है ना, इंसानी सोच, वहाँ पे उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। देखिए, एक अनबिलीवेबल सी बात है, एक इंसान के अंदर एक दूसरे इंसान का ग्रो करना, बढ़ना और फिर उसका पैदा होना, जी हाँ, यहाँ पे इंसानी सोच के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन वो अल्लाह की कुदरत है जी हाँ। जिसको हमें मानना भी है, एक्सेप्ट भी करते हैं, हम देखते भी हैं। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है ना जी, टू प्रोक्रिएट। ये अब नॉर्मेलिटी तो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये एक स्ट्रेसफुल जॉब है, स्ट्रेसफुल फिनोमिना। अच्छा सर, जो प्रेगनेंसी में जिन खवातीन को डायबिटीज़ होती है, तो क्या वो डायबिटीज़ परमानेंट होती है या सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होती है, जैसे बाद में कि- ठीक हो जाती है? जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये ससेप्टिबल खवातीन होती हैं, ये इनके जेनेटिक मेकअप में या इनकी एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लीड कर रही होती हैं कि ये इन्होंने डायबिटिक होना है। अच्छा, यस। तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं? एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनका ओढ़ना बिछौना कैसा है, उनका खाना पीना कैसा अच्छा, है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक खातून जिसके इन्वायरमेंट में ये फैक्टर्स हैं और जिसका खाना पीना ये है, जिसका लाइफस्टाइल ये है, दैट स्पेसिफिक लेडी वो लीड कर सकती है डायबिटीज़ को? सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वो क्या जो है? कि जो जीन्स के अंदर जो उसके मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, या जो भी मेकअप मौजूद है, जेनेटिक मेकअप मौजूद है, उसकी मौजूदगी में जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं वो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। और फिर जो प्रेगनेंसी है, जैसे कि मैंने कहा कि मुख्तलिफ हार्मोन्स निकलते हैं प्रेगनेंसी, वो सारा इन कम्बिनेशन विद लीड करते हैं कि उस पेशेंट, उस पर्टिकुलर खातून को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ ओवर होने के बाद, प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद डायबिटीज़ हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। अच्छा, लेकिन कितने परसेंट अप्रॉक्सीमेटली ये परसेंटेज कोई इतनी ज़्यादा नोन नहीं है, लेकिन ये है कि दे आर पोटेंशियल डायबिटिक्स। उन्होंने डायबिटिक होना ही होना है विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेगनेंसी इन फ्यूचर, तो उससे अच्छा, बचा। अगर जिनको प्रेगनेंसी में हो जाए डायबिटीज, हाँ। तो ये उस चीज़ का साइन है कि आपको ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में डायबिटीज़ हो सकती है। जाएगी अगर आप एहतियात करना शुरू कर दें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दें, अपनी डाइट्स को जो है वो बेहतर कर लें, नेचुरल डाइट्स को, जंक फूड को मतलब अवॉइड करें, नेचुरल डाइट्स को यूज़ करें, और जितनी भी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको छोड़ें, एक्टिव लाइफस्टाइल हो उसको वो फॉलो करें, तो मुमकिन है कि उसे डायबिटीज़ से बचाव मुमकिन भी है। जैसे किन खवातीन, कौन सी ऐसी खवातीन हैं जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ का ज़्यादा ख़तरा होता है? इसमें कुछ तो मुख्तलिफ रेसेस हैं, मुख्तलिफ नस्लें हैं जिसे कह सकते हैं, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन हैं,
अफ्रीकन सॉरी स्पेनिश अमेरिकन हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, ओबीस लेडीज़ हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी ये बात कि जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ मौजूद है, जिनको पिछली प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई थी, उनको ज़्यादा चांस है कि उनको अगली नेक्स्ट प्रेगनेंसी में या जैसे ही प्रेगनेंसी हो डायबिटीज़ हो जाए। ये उन लोगों में हो सकती है, उन ख़वातीन में हो सकती है। अच्छा सर, जो अंडरवेट हैं या जो ओवरवेट हैं उनमें भी हो सकती है? ओवरवेट मैंने बताया कि जो ओबीस हैं, ठीक है, अंडरवेट वालों को कोई प्रॉब्लम? अंडरवेट देखिए, अंडरवेट होना तो एक और बीमारी है। उसके लिए तो प्रेगनेंसी कैरी करना भी प्रोबेबली शायद मुमकिन ना हो या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि हमारे आजकल के आप मसाइल देखें, या तो ख़वातीन जो हैं वो ओबेसिटी का शिकार हैं या ख़वातीन अंडरवेट हैं। ये दोनों फैक्टर्स हैं। जो खा रही हैं वो बहुत खा रही हैं, जो नहीं खा रही वो कुछ नहीं खा रही। हमारे मुल्क में मतलब है कि मिडिल क्लास जिस तरह कहा जाता है ख़त्म हो रही है, पॉवर्टी है या फिर हमारी हाई क्लास है, ऐसा ही दोनों में तकाबुल तो है। तो उसमें चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी हमें, मतलब एक यूनिफॉर्मिटी लानी पड़ेगी एज ए सोसाइटी कि चीज़ें जो हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हों और हम ओबेसिटी और अंडरवेट दोनों से हमारा वो ना हो। अच्छा सर, क्योंकि आप डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं, अगर किसी को डायबिटीज़ से बचना है, आप देखें हमारे यहाँ तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इतने हैं, हम जिस शुगर का, जिस चीनी का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए कितनी नुकसानदेह, कितनी नुकसान, बहुत ज़्यादा। तो आप बताएं कि जिसको डायबिटीज़ नहीं भी है वो कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले, या फिर अपनी डाइट में किन चीज़ों का ख्याल रख रहे, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे लेके चले कि वो डायबिटीज़ से दूर दूर रहे? मैंने कहा ना, नेचुरल फूड्स, उसका इस्तेमाल ज़्यादा, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा, एक्टिव लाइफस्टाइल, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जो बैठे रहते हैं उनको मतलब है कि ज़्यादा वो होती है, डायबिटीज़ होती है। हाँ, और फिर जिस तरह कि मैंने कहा कि हमारी रेस में पाकिस्तान, जिस तरह मैंने बताया कि इंसिडेंट्स और प्रेवलेंस दोनों हवाले से डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारा एज ए नेशन जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि वी आर वेरी प्रोन टू द डायबिटीज़ एज ए होल नेशन। तो हमें एज ए नेशन इसको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। असल में हम लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं कि मैंने ये समोसा खा लिया था, मैंने वो हलवा खा लिया था, मैंने वो 2 गुलाब जामुन खा लिए थे तो मेरी शुगर इसलिए ज़्यादा आई है। ऐसे नहीं है, वो एक बहुत लंबा चौड़ा फिनोमेना। जब डायबिटीज़ की किस्में हैं, टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल और इसके अलावा भी और कहीं, तो जब स्पेशली टाइप 2 जो है 90% है इसकी प्रेवलेंस, 90% पेशेंट टाइप 2 के होते हैं, 10% टाइप 1 के होते हैं। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो जब डायग्नोज होती है, जब लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस होती है, तो उससे 10 साल पहले पेशेंट डायबिटिक हो चुका होता है। अच्छा, 10 साल पहले, यानी वो 10 साल से डायबिटीज को अपने साथ लेके फिर रहा होता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती है। तो सर, आप कोई ऐसा प्रोसेस हमें बता सकते हैं जिससे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जाए और उससे अपने टेस्ट कराने चाहिए? क्योंकि आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, स्टूडेंट से लेके एक बड़े बच्चे तक लाजमी होता है कि आपने आफ्टर एवरी 6 मंथ्स और एनुअली अपने पूरी बॉडी के आपने टेस्ट कराने हैं, मेडिकल टेस्ट कराने हैं। सवाल का जवाब खुद ही दे दिया आपने। लेकिन मैं डायबिटीज़ का कोई एक उसमें डायबिटीज़ भी तो है ना जी। लेकिन आप देखें हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी का भी बड़ा मसला है। ये तो फिर मैंने कहा ना, एज ए नेशन, एज ए स्टेट, एज ए गवर्नमेंट, हमने सोचना है कि जो मतलब कि जो अफोर्ड नहीं करते उनके डोर स्टेप्स तक ये सहूलतें पहुंचनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ हमारी गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि हम हर ह्यूमन बीइंग पे, चाहे वो कहीं भी रह रहा है, किसी भी इलाके से ताल्लुक़ है उसका, सिंध, बलूचिस्तान, कहीं से भी है, हर बंदे पे लाजम कर देना चाहिए। और गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स हैं, हम इस मुल्क को चलाने वाले भी हैं, देखने वाले भी हैं, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो हर इंसान पे एक दफ़ा साल में टेस्ट लाजम कर दे, और जिसका 50% या तो गवर्नमेंट पे करे। एक तो ये कि है कि हाँ, जहाँ तक ये बात आपकी है तो ये तो ठीक है कि गवर्नमेंट पे करे। बाकी ये बात कि हर चीज़ पे गवर्नमेंट हम ले आए तो ये भी शायद मुमकिन नहीं है। हर बंदे के ऊपर पुलिसमैन नहीं खड़ा किया जा सकता। ऐसा ही है। इंफॉर्मेशन जैसे कि आप दे रहे हैं अब थ्रू मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये इंफॉर्मेशन बार बार देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। ये जो FM चैनल्स हैं, जब लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, फजूल किस्म के प्रोग्राम चल रहे होते हैं, कहीं हेल्थ के ऊपर डिस्कशन नहीं हो रही होती। ये फ़लाँ को डेडिकेट कर दें, ये फ़लाँ को डेडिकेट कर दें, इस तरह के अजीब व गरीब किस्म के प्रोग्राम आ रहे होते हैं थ्रू आउट दी डे एंड नाइट।
अगर हमारा एक मतलब है कि दिन के वक्त और रात के वक्त एक एक घंटा अगर या प्राइम टाइम जो आपके हैं आप जी हाँ, उनमें इस चीज़ को वो डिस्कस कर लें। उसमें दे दिया जाए कि सेहत क्या चीज़ है और बाहर हमने सड़कों पे चलना किस तरह, अगर इसकी एजुकेशन दे दी जाए और दी जाती रहे तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, लोग हम कौम भी ऐसी है ना कि हमें जब तक दी जाती रहे हम तब उस चीज़ को जाके मानना और सुनना शुरू करते हैं। बार वो हिट करती रहे चीज़। स्ट्राइक करते रहे कि ये डायबिटीज़ है, ये हाइपरटेंशन है, ये प्रेगनेंसी है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। प्रेगनेंसी को तो हमारे यहाँ हमारे माशरे में बड़ा कॉमन लिया जाता है। अब देखें अगर आज के टाइम में हमारी जो यंग जनरेशन है, देखिए सेहत का तो डिफरेंस है, ये तो एक्सेप्टेबल चीज़ है कि जो पुराने लोगों की सेहत होती थी, यानी हमारे ग्रैंडफादर्स की, हमारी माओं की, वो सेहत हमारे अंदर नहीं है। उसके और बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, एक तो हमें चीज़ें सही नहीं मिल रही, पानी, दूध, इवन आप सब्जियों और फलों की बात कर लें तो आपको वो भी आर्टिफिशियली केमिकली जनरेटेड मिल रहे हैं, गोश्त भी। तो हमारी सेहत भी नहीं है, लेकिन पुराने लोग जो इस सोसाइटी में मौजूद हैं वो कहते हैं जी प्रेगनेंसी इज़ अ कॉमन थिंग, हर औरत करती है। तो इस चीज़ का मैं जवाब आपसे ज़रूर लूँगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा अहमद, मुझे बताइएगा कि आपने इन्फ्लुएंसर बनने का सफ़र कहाँ से शुरू किया, कैसे सोचा कि नहीं मुझे एज एन इन्फ्लुएंसर सर्व करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आपने इनवाइट किया। एंड सेकंड ये कि मेरा जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मेरे बड़े भाई और उसके दोस्त, भाई के दोस्त, तो सारे उन्हीं को देख के मैं बड़ा हूँ बेसिकली। अच्छा। तो मेरे भी यही ख्वाहिश थी कि एक दिन जब बड़ा हो जाऊँगा मैं भी बनाऊँगा। बस जैसे ही बड़ा हुआ थोड़ा सा बनाई वीडियोस वगैरह, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। तो पहला कौन सा ऐसा कंटेंट था जो वायरल गया? बेसिकली मेरी एक वीडियो जो वायरल गई थी वो मुझे उसी तरीके से अभी भी स्टिल कमेंट्स आते हैं मुझे कि तहज़ीब हाफिज़ साहब हैं, तो उनका एक मुशायरे पर मैं गया हुआ था और वो सामने बैठे हुए थे और मैं उनके सामने खड़े होकर मैंने लिपसिंग करके एक वीडियो अपलोड कर दी थी और वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो मिलियंस में गई थी। अच्छा। तो स्टिल अभी भी मेरे पास सम टाइम कमेंट्स आ रहे होते हैं, हाफी दी गेम चेंजर। अच्छा। तो ये मैं रिसीव कर रहा हूँ कि उनके आने से ही मुझे मतलब वीडियो बनाने से मेरी बूस्ट मिला। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, जहाँ लोग बात करते हैं कि सोशल मीडिया के बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं एंड ऑल, जब अदब की बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी सोशल मीडिया आने से अदब में कमी आ गई एंड ऑल, लेकिन मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया ने उन छुपे शायरों को भी बाहर निकाल दिया जो कहीं कोनों में छुपे बैठे थे, लेकिन वो आज हमारी नज़रों के सामने और बड़ा अच्छा बोल भी रहे हैं वो। तो आपको तहज़ीब हाफिज़ साहब पसंद हैं? बिल्कुल। उनका कोई शेर जो आपको याद हो? बस लिपसिंग कर सकता हूँ। अच्छा शेर वैसे नहीं आप पढ़ सकते लेकिन लिपसिंग कर सकते हैं। अच्छा आप मुझे बताएं, आपके ख्याल में एक कामयाब इन्फ्लुएंसर कौन होता है? कामयाब होना अगर इसमें है इन्फ्लुएंसर में तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलर पोस्टिंग, आपके पास अच्छा कंटेंट है, आपके पास स्पीकिंग पावर अच्छी है और क्रिएटिविटी आपके पास होती है तो आपके पास कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं इसके सोशल लाइफ में। अच्छा मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पर जब आपको अपनी एक वो कह लें शनाख्त बनानी थी, अपनी पहचान बनानी थी, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आपको फेस करना पड़ा? मुझे फेस ये करना पड़ा कि लोगों का मेरा यही था कि मुझे लोगों की अट्रैक्शन चाहिए थी और जिसके थ्रू मुझे मिलना शुरू हुई वो जिम था। बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस होना आपकी बहुत ज़रूरी है फेस के साथ साथ। तो फिट कैसे रहते हैं? जिम। अच्छा जिम के साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल रखना, तो क्या डाइट है जो आप इस्तेमाल करते हैं? डाइट ब्रेकफास्ट में अलग होती है और उसके बाद लंच में। अच्छा अगर हम सुबह से शुरू करें तो ब्रेकफास्ट के बाद क्या सिलसिला शुरू सुबह से ऐसा है कि जो मैं अपनी बॉडी के हिसाब से अगर बताऊं तो आपको सुबह में मॉर्निंग में 4 बॉइल्ड एग्स विद 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस और चाय। अच्छा मैंने सुना है, वैसे तो मैं एक डॉक्टर के पास गई, मैंने उन्हें कहा जी फ़िश खा सकती हूँ मैं, गर्मियाँ थी डॉक्टर साहब, क्योंकि आज आप भी यहाँ पे मौजूद हैं इत्तफाकन तो मैं ये जिक्र कर रही हूँ। मैंने उन्हें कहा जी मैं फ़िश खा सकती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा अगर मुझे ये बताएं कि मैं ड्राई फ्रूट्स खा सकती हूँ क्योंकि गर्मियाँ थी, मैंने ये सवाल पूछे। फिर मैं दिन में अंडे कितने खा सकती हूँ? अच्छा फिर वो डॉक्टर उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा जवाब दिया,
उन्होंने कहा जी हमने किलो के हिसाब से तो चीज़ें खानी नहीं होती, हमने खानी होती हैं थोड़ी 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 थोड़ी। तो आपने किलो ड्राई फ्रूट्स तो नहीं खाने होंगे यकीनन, और एक मुट्ठी खाना ये आपकी बॉडी की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन ये भी है कि हमें लगता है कि नहीं जी ये फ़लाँ चीज़ जो है इसकी तासीर गर्म है तो हमें ये नहीं खानी चाहिए, ये भी एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन। तो आप 4 बॉइल्ड एग्स खाते हैं, ये मैं अपनी फैमिली में बैठ के कह दूँ ना मुझे 4 बॉइल्ड अंडे खाने में, दिमाग सही गर्मी कर जाएंगे ये। मैं तो एक बॉइल्ड अंडा खाती हूँ तो मैं सारा दिन सुनती हूँ कि ये गर्मी कर जाएंगे। जो जिम करते हैं उनको पता, उनके लिए नॉर्मल है। अच्छा, तो विदाउट यॉक या विद यॉक? विदाउट यॉक। अच्छा ठीक है। और उसके बाद दोपहर का खाना स्नैकिंग? उसके अंदर फिर ये होता है कि बीफ होता है मेरा उसके अंदर, और घर बना हुआ होता है, साथ रोटी के साथ वो खा लिया आके लंच टाइम पर। फिर बीच में ये है कि आपको जूसेस वगैरह इंटेक करने होते हैं, क्योंकि ये जो डाइट होती है बहुत गर्म होती है, तो उसके लिए आपको जूसेस, पानी मेंटेन करना, पानी, जूसेस होते हैं शुगर केन का, इस तरीके से सब चीज़ों का आपको जूसेस इंटेक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस सारी डाइट के साथ जिसमें आप रोज़ मटन खा रहे हैं या बॉयल एग खा रहे हैं, उसके साथ आपको पानी का जो इंटेक है वो इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। जैसे कि आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि इस वक्त ना सिर्फ जनूबी पंजाब की बल्कि हमारे पूरे मुल्क की सूरत हाल फ्लड्स की नज़र से अगर देखें, सैलाब की नज़र हो चुका है हमारा मुल्क, और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो सैलाब की जद में आ चुके हैं। सियालकोट हो गया, सिंध हो गया, दरिया सतलुज की बात करें, दरिया चनाब की बात करें, हेड मोहम्मद वाला, तो इन इलाकों पर हाई अलर्ट भी है। और जो इस वक्त सूरत हाल है बहुत सारे इलाकों में वो तशवीशनाक भी है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम, एक तो मैं आप सबसे भी गुजारिश करना चाहूँगी कि जो सेफ़ जगहों पर मौजूद हैं वो खुदारा कोशिश करें कि इनके लिए, इन इलाकों के लिए दुआ भी करें कि ऐसे लोग जो हैं वो जितना कम से कम नुकसान है वो उससे दो चार हो सकें, कम से कम नुकसान बर्दाश्त कर सकें। अच्छा जी, हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, जो अपडेट्स होती हैं वो दें। इस वक्त दरियाए सतलुज के मकाम पर जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं रज़ा मलिक साहब जो कि ब्यूरो चीफ़ हैं बहावलपुर रोही टीवी के। उनसे हम जानेंगे कि दरियाए सतलुज पर क्या इस वक्त सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अलीज़े। देखें, जो सूरत हाल है इस वक्त पानी की, उसमें दिन ब दिन सूरत हाल जो है वो ख़राब होती जा रही है। हर गड्डा सीख वाले के मकाम से जो है वो दरिया सतलुज पाकिस्तान में दाखिल होता है, और वहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है कि 2,60,000 क्यूसेक पानी का अखराज है वहाँ से। और ये पानी जब पहुँचता है हेड सुलेमानकी के मकाम पर, और वहाँ से फिर ये हेड इस्लाम पहुँचता है। बुनियादी तौर पर हेड सुलेमानकी से ये जनूबी पंजाब में दाखिल हो जाता है, और यहाँ इस वक्त जो है सुलेमानकी पर जो पानी की आमद और अखराज है वो 1,10,000 क्यूसेक से बढ़ चुकी है, और यहाँ पर भी ऊंचे दर्जे की जो सैलाबी सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है। हर सुलेमानकी से ये पानी ज़िला भावलनगर और ज़िला विहाड़ी के दूध से होता हुआ आगे आता है और हेड इस्लाम पर पहुँचता है, जहाँ पर इस वक्त जो पानी का भाव है वो 60,000 क्यूसेक तक है। और इसी तरीके से जब ये यहाँ पर भी जो है वो निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, और यहाँ से ये पानी आगे बढ़ता है तो मेल्सी साइफन से गुजरता है, जहाँ पर इस वक्त जो है वो 55,000 क्यूसेक तक जो है वो पानी वहाँ से अखराज हो रहा है। और जहाँ आप इस वक्त मौजूद है बहावलपुर में एम्प्रेस ब्रिज पर, यहाँ पानी की सतह बुलंद होकर जो है वो 9 फुट तक पहुँच चुकी है, और इस वक्त 48,000 क्यूसेक का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। यकीनी तौर पे जो फसलें हैं वो मुतासर हुई हैं। कपास की फसल है, चावल की फसल है, दालें हैं, सब्जियां हैं, चारा जात हैं। तो ये जो दरिया से मुलिका आबादियां हैं, जो इलाके हैं, फसलें हैं, वो ज़ेर आब आने का सिलसिला जो है वो जारी है। और इस वक्त सूरत हाल जो है आइंदा कुछ दिन में मज़ीद जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या बहावलपुर शहर को भी ख़तरा है, और इसके आसपास जितने भी शहर हैं क्या उनको ख़तरा है?
नहीं देखिए अनीसा, ये जो है हिफाजती बंद जो हैं वो बनाए गए हैं। दरियाए सतलुज में जो है वो सैलाबी रेला इस हद तक ज़्यादा नहीं होगा कि वो शहर को इफ़ेक्ट करे। तमाम शहर से जो मलिका आबादियाँ हैं, देखिए भावलपुर एक बड़ा शहर है और उसकी आबादियाँ जो हैं वो हर तरफ फैली हुई हैं, और जो दरिया से मुल्हिका इलाकों में भी जो है आबादियाँ, अच्छी आबादियाँ जो हैं वो कायम हो गई, जैसे बस्ती फतो वाली है, खानों वाली है, ये जांगी वाला, माड़ी कासिम शाह, डेरा बखा। ये तो यकीनी तौर पे समहाउ जो इनके देही इलाके हैं वो तो इससे यकीनी तौर पर मुतासर होंगे। और बिलखसूस यहाँ लाइफ स्टाक जो है वो एक बड़ा फैक्टर है, और लाइफ स्टाक की जो है वो इनखला के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं महकमा लाइफ स्टाक की तरफ से, और इसके साथ साथ जो दीगर मुतल्लिका महकमा सेहत की तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, जो रेस्क्यू 1112 की तरफ से भी जो है वो रिलीफ कैंप्स जो है वो कायम कर दिए गए हैं, और जितनी भी किश्तियाँ और इंजन उनके पास थे उनको दरिया सतलुज में डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि किसी भी किस्म की जो है वो नाखुशगवार सूरत हाल पैदा ना हो। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो ज़िम्मेदारा बंद भी बनाए हुए हैं, लेकिन वो लग यही रहा है कि जो दरिया सतलुज में जो सैलाबी रेले हैं उनको सह नहीं पा रहे हैं और टूट रहे हैं, जिसकी वजह से फसलें ज़ेरे आब आ रही हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अहम अपडेट्स दी हमें। इससे साबित ये होता है कि एक तो हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो इसमें मुतहर्रिक है और मुकम्मल तौर पे तैयार हैं हम कि जो भी इस वक्त फ़्लड की सिचुएशन है पूरे पाकिस्तान में उससे निपटने के लिए। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और तमाम तरह अपडेट से आगाह किया। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अभी सूरत हाल मुल्क में चल रही है, सियालकोट की मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, जो इलाके ज़ेरे आब आए हैं, बड़ा तशवीशनाक है और बड़ा अफसोस होता है। एज आ ह्यूमन हम अपने घर में बैठे हैं, हम सेफ़ एंड साउंड हैं, हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने सदियां गुजार दी, सालों गुजार दिए अपने घर बनाने में, अपने कारोबार बनाने में, और वो एक सैलाब की नज़र हो गए। इसमें यूँ है कि आम आदमी के साथ साथ मेरे ख्याल है जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लोग हैं, जिन्होंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, या लॉ एंड ऑर्डर, या चीज़ों को कि कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। आबी गुज़रगाहों के ऊपर आबादियाँ बनी हुई हैं, या अगर आबादियाँ नहीं बनी हुई तो लोगों ने वैसे ही कब्ज़े कर लिए हुए हैं। तो फिर जब इस तरह के डिज़ास्टर होते हैं या सैलाब आते हैं और फिर जब वो परेशानी आती है तो कहा जाता है कि जनाब ये गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है गवर्नमेंट्स तो करती हैं, एक आम आदमी को, एक कॉमन मैन को खुद भी सोचना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ होना चाहिए। ठीक है। अच्छा मुझे आप अहमद बताइएगा कि आप चूँकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू हमको तक ये पहुंचा सकते हैं ख़बर भी, और कैसे उनको आगाह भी कर सकते हैं, और हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों की मदद भी कर सकते हैं? थ्रू सोशल मीडिया अब तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं, हर किसी के पास मोबाइल है, और हम लोगों के पास जिस तरीके से वीडियोस आ रही होती हैं पहले इस तरीके से पता नहीं लगता था। तो अब ऐसे ही है कि हम लोग एक यहाँ से जो लोग सेफ़ हैं तो एक पूरी टीम कम्युनिटी वगैरह बनाएं सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, और अवेयर करें सब लोगों को, और वहाँ पे जाके उनकी हेल्प भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने तो ये भी देखा कि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी थे और हमारे मुल्तान शहर के भी, जिन्होंने डोनेशंस भी करना स्टार्ट कर दी उन लोगों के लिए जो मुतासरा लोग हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी है। लाजमी तौर पे आप लोग उन डोनेशंस का हिस्सा भी बने। वो कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो लाजमी नहीं है आप हज़ारों की तादाद में पैसे दें, आप लाखों दें, जिसकी जितनी इस्तात है वो उसके मुताबिक। अगर आप 50 रुपये भी दे सकते हैं, आप 10 रुपये भी डोनेट कर सकते हैं, तो यू शुड डोनेट, क्योंकि इनसे उन लोगों की मदद हो जाएगी जो मुतासरा अफराद हैं, जिनके कारोबार, माल, जान, कुछ लोगों की जानें चली गई, कुछ लोगों के कारोबार तबाह हो गए। तो बड़ा ज़रूरी है, हमें इस पर सोचने समझने और बात करने की भी ज़रूरत है। अच्छा, जहाँ तक रही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और चूँकि आपके कंटेंट की बात, तो आप अपने कंटेंट के आइडियाज़ कहाँ से लेते हैं? वैसे तो देखें खुद क्रिएटिविटी माइंड में आती है, लेट्स सपोज कि कोई म्यूज़िक आ गया उस लिहाज से, बट ये कि ऑब्वियसली बात है स्क्रॉलिंग करते हुए तो चीज़ें आती हैं माइंड में, देख के फिर क्रिएटिविटी अपनी निकालनी होती है। अच्छा अहमद, मुझे बताएं कि जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की कि आजकल हर तीसरा बंदा जो है वो आपको नज़र आएगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पब्लिक फिगर। तो मुझे बताएं आप किस नज़र से देखते हैं कि हमारा हर आने वाला नौजवान जो है वो सोशल मीडिया पर नज़र आता है हमें? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। हर बंदा ही हमने देखा है कि अब सोशल मीडिया की तरफ आ गया है,
रुझान बढ़ रहा है ना बिल्कुल सोशल बढ़ रहा मीडिया है। का, और किस नज़र से देखते हैं आप इसको? इसका स्कोप बहुत अच्छा है अगर तो लोग इसको तरीके से लेके चलें। अच्छा। बट ये है कि प्रॉपर इसको अपने फ्यूचर बना के ना चलें तो ज़्यादा बेहतर है। साइड वर्क ठीक है बिल्कुल। देखिए जी, आपको हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये बात करता हुआ नज़र आएगा। हमारे पास जो भी मेहमान आते हैं सोशल मीडिया से लिंक्ड, आईटी से लिंक्ड, एआई से लिंक्ड, वो हमेशा ये बात करते हैं कि जी आप अगर सोशल मीडिया पे सर्विसेज अपनी दे रहे हैं तो आपने उसको एज अ साइड बिजनेस लेके चलना है, आपने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी है, आपने अपने बाकी बिजनेस, काम, जॉब, किसी भी चीज़ को तवज्जो लाजमी देनी है। हाँ, सोशल मीडिया को आप 100% टाइम ना दें, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं, कुछ लोगों की इतनी सालों की मेहनत होती है, अकाउंट बैन हो जाते हैं, बिल्कुल वो फिर मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा सर, सोशल मीडिया का दौर भी है, तो आप वैसे सोशल मीडिया पर हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो अब तो देखें, अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना भी आसान हो गया है। अब डॉक्टर्स अगर अमेरिका बैठे हैं, न्यूयॉर्क बैठे हैं, कनाडा बैठे हैं, तो हम उनसे एक कॉल पर जो है वो सारी कंसल्टेंसी ले लेते हैं। मेरा ख्याल है कि अक्सर बातों में ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे मैं एक फिजिशियन हूँ और एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, जब तक मैं पेशेंट की हिस्ट्री नहीं लूँगा, उसको एग्जामिन नहीं करूँगा और उसको अच्छे तरीके से एवेलुएट नहीं करूँगा, सिर्फ कॉल करने से तो सारी चीज़ें नहीं मिलती। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मतलब है कि हिस्ट्री के तौर पे एग्जामिनेशन या फिज़िकल चेकअप जो होता है वो तो साफ ज़ाहिर है मुमकिन नहीं होता इस तरह की। तो जो मेरा ख्याल है कि 1-to-1 जो है ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वो ज़्यादा बेहतर है। वो तो ऑब्वियसली बेहतर है, लेकिन सर अब अगर मैं मुल्तान शहर में बैठी हूँ, मैंने Opinion लाइव लिए शो जा करना सकते है, हैं, हाँ, opinion। मैंने लाइव शो करना है 10 से 12 बजे तक, लेकिन मेरे लिए अपॉइंटमेंट, मेरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है 12:30 बजे की और वो है लाहौर, तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं उनके साथ कॉल पे कंसल्टेंसी ले लूँ। तो ये सोशल मीडिया ने बनाया गैप, कुछ हेल्प हो सकती है, बेहतर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ की इब्तदाई अलामात क्या हो सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ख़वातीन तशख़ीस करने में ही 8-8 महीने लगा देती हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ की जो अलामात हैं वो वही हैं जो कि एक आम बंदे को जो डायबिटीज़ होती है, जैसे ज़्यादा प्यास का लगना, ज़्यादा यूरिन आना, ज़्यादा भूख लगना। अच्छा, लकीली या अनलकीली ये तीनों चीज़ें एक नॉन डायबिटिक प्रेग्नेंट वुमेन में होती हैं, क्योंकि उसे अपने फीटस के लिए, फीटस वो चीज़ होती है जो कि डेवलपिंग जो बच्चा है उसे हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फीटस के लिए उसे न्यूट्रिशन चाहिए होती है, और उस न्यूट्रिशन जब पानी चाहिए होता है, तो जब वो ज़्यादा पानी लेगी, ज़्यादा न्यूट्रिशन लेगी और ज़्यादा पानी लेगी तो उसे यूरिन भी आएगा। तो अल्टीमेटली फटीग, अनड्यू ब्रेथलेसनेस, अनड्यू यूरिनेशन या अनड्यू जो है प्यास का लगना, ये उसको मतलब है वो उसी वक्त मुमकिन है जब हम उसे इंफॉर्मेशन मिलती रहे हर तरफ से। हम एक कॉमन मैन को, हर बंदा डॉक्टर तो नहीं होता बिल्कुल, तो एक कॉमन मैन को इंफॉर्मेशन, और जो मैंने पहले कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया से अगर हम पॉजिटिविटी लेना चाहें और वहाँ पे पॉजिटिव हो के इंफॉर्मेशन वो करें, डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों को, तो मेरा ख्याल है कि फ़ौरन वो मेडिकल चेकअप्स या मेडिकल लैब्स में जाकर। सर, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जितनी भी हामला ख़वातीन होती हैं या प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनके लिए जो शुगर का ब्लड शुगर टेस्ट है वो कंपलसरी होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, और होता है, हम करते हैं। ठीक है, तो मुझे ये भी बता दें कि जो एक प्रेग्नेंट खातून है, जो फीटस है, उस पर डायबिटीज़ का क्या असर हो सकता है? उस पर फीटस पे डायबिटीज़ का असर मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो ओवरवेट हो जाता है। ओवरवेट क्यों होता है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा। बिल्कुल ओवरवेट इसलिए होता है कि जब ग्लूकोज मदर का जो हाइपरग्लाइसीमिया है या हाई ग्लूकोज लेवल है वो जब ट्रांसफ़र होता है फीटस के ब्लड में, तो फीटस का या बच्चे का जो पैंक्रियाज है वो ज़्यादा इंसुलिन बनाता है। अच्छा। तो जब वो ज़्यादा इंसुलिन बनाता है तो ज़्यादा वो इंसुलिन एज ए ग्रोथ हार्मोन के तौर पर एक्ट करती है। अच्छा। तो जब वो ग्रोथ हार्मोन के तौर पर एक्ट करती है तो मुख्तलिफ बॉडी के जो अज़ा हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो तेज़ी से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जैसे बोन्स हैं, जैसे मसल्स हैं, हर तो जो उसका साइज़ जो कि नॉर्मल केस में जो कम होगा या होता है, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में वो फीटस का साइज़ या बच्चे का साइज़। ये तो आपने पॉसिबिलिटी बता दी कि अगर हाई ग्लूकोज लेवल हो गया, लेकिन अगर लो ग्लूकोज लेवल है मदर का,
फिर उससे फीटस को क्या नुकसान हो सकता है? फीटस से पहले तो मेरे ख्याल है मदर का ही नुकसान हो जाना। उसमें यूँ है कि जब डायबिटीज़ में देखें, जब हम कह रहे होते हैं डायबिटीज़, इसका मतलब ये है कि हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज या ब्लड शुगर। तो अगर उसने कोई मेडिकेशन ऐसी ले ली है जिससे उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो गया, तो प्राइमरीली तो मदर वुड बी द मेन विक्टिम। तो बच्चे ने तो बाद में उसको भी होना, इफेक्ट होना है, या वो तो ऑब्वियसली जब मदर हेल्दी नहीं होगी तो बच्चे ने कहाँ से हेल्दी होना है। तो इसका जो सबसे जो मेन जो आफ्टर इफेक्ट आता है वो ब्रेन डैमेज के तौर पे आता है। ब्रेन डैमेज बच्चे का, मदर का? मैंने कहा पहले तो मदर को मसला होगा ना जी, पहले तो मदर के ऊपर मैनिफेस्टेशंस आएंगी ना, हाइपोग्लाइसीमिया या ग्लूकोज कम होने की। तो वो तो बच्चे को कौन देख रहा है? तो बच्चा तो मतलब वो तो बाद में जब अगर वो सर्वाइव की या डिलीवर कर सकी तो फिर देखा जाएगा ना जी। ऑब्वियसली जब उसे मुनासिब मिकदार में ग्लूकोज या न्यूट्रिशन नहीं मिल रही तो वो अंडरवेट हो जाएगा या अंडर डेवलप्ड होगा। लेकिन बिफोर दैट मदर को काफ़ी सारे मसाइल हो जाएंगे, हो सकता है कि मिसकैरेज हो जाए। ये एक बड़ा अहम मसला है जिसको हमें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमें डिस्कस भी करने की ज़रूरत है। और जो लोग सुन रहे हैं वो कोशिश करें जितने लोगों तक ये चीज़ें पहुंचा सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन ये जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि हम सोशल मीडिया को देखते हैं, बड़ी हाइप मिली हुई है। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया में कहाँ कमी है, खला है या ड्रॉबैक है पाकिस्तान के सोशल मीडिया में? मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में क्रिएटिविटी कम है एज एन इन्फ्लुएंसर। अच्छा, अगर यानी हमारे मुल्क की तरफ से कोई कमी नहीं है, हम क्रिएटर्स की तरफ से कमी है। बिल्कुल ऐसी, अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ को अगर देखें इधर, तो हम हमारे सामने ही है कि उनकी इन्फ्लुएंसर कितनी क्रिएटिविटी निकालते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि फैमिली दिखा रहे हैं, ये कोई क्रिएटिविटी ना हुई। और काफ़ी सारी चीज़ें इसी तरीके से, अपना कंटेंट ज़रूरी नहीं है फैमिली अपने कंटेंट को भी इतना बनाए कि दूसरे कंट्रीज़ वाले देखें। अच्छा, तो सोशल मीडिया पर आजकल जो चल रहा है ना, हर बंदा उठ के, अब अगर लेट सपोज मैंने कोई कंटेंट अपलोड किया, 10 लोगों को कंटेंट नहीं पसंद आया, 1000 को नहीं पसंद आया, उसमें से 5 लोग क्या करेंगे कि उठ के मेरे कंटेंट पे वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे या नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर देंगे। तो कैसे डील करते हैं आप? जहाँ पे देखें आपको, जहाँ प्यार मिल रहा होता है वहाँ पे हेट भी मिल रहा होता है, तो उसको देख के चलना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हम नेगेटिव को देख के फिर अपने आप का मोटिवेशन डाउन कर लें। जहाँ अगर आपको ज़रूरी नहीं है आपको सारे हेट ही कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादातर 70-80% आपको लाइक कर रही होती है। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइएगा कि अपने फॉलोअर्स का, चूँकि हमारी पावर हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारा सब कुछ हमारे फॉलोअर्स हैं, तो उनका ट्रस्ट गेन करना और ट्रस्ट को मेंटेन कैसे करते हैं, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जिसको रेज़ भी किया है मैंने। और मैं समझती हूँ कि आपके फॉलोअर्स का अगर आपसे ट्रस्ट ज़रा सा हटता है तो आपकी बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है। उसके लिए ये होता है, हम लोगों का इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे तो ब्रॉडकास्ट चैनल बने हुए होते हैं, अपनी ऑडियंस के साथ फुल कनेक्ट रहते हैं। ज़रूरी नहीं है डेली पोस्टिंग हो रही हो, बट अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे उनसे कन्वर्सेशन करते रहते हैं। दूसरा ये कि लाइव आके उनके साथ डिस्कशन वगैरह करते हैं, तो जिससे हमारा ट्रस्ट बिल्ड रहता है और कनेक्टिविटी अच्छी रहती है उनके साथ। अच्छा चलें, ये तो एक बड़ा अच्छा तरीका आपने बता दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हम डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में, चूँकि हम डायबिटीज़ को डिस्कस करें, मैंने आजकल देखा है कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा डायग्नोस हो रही है। तो ये क्या मतलब मदर की वजह से होता है कि मदर को प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई तो बच्चे को आगे जाकर डायबिटीज़ हो गई, या फिर बच्चे के अंदर कोई बच्चे के अंदर ही मतलब है। अच्छा। मैंने जिस तरह कहा ना, जेनेटिक मेकअप ऐसा होता है, फैमिलियल मतलब है कि वो टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो डायबिटीज़ हो जाती है, या कोई जिसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में हम स्पोरेडिक कोई ऐसी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, जैसे बाज़ कहा गया कि काउज़ मिल्क भी मतलब है कि जो बच्चों को फीड कराते हैं उन बच्चों को ज़्यादा डायबिटीज़ होती है। अच्छा जी, तो ये प्रिजम्पशन है, हमारी बुक्स में भी है लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा।
मतलब है कि सर हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं बच्चे को जी आप गाय या भैंस का ही दूध पिलाएं, जैसे ही वो 2 साल का होता है आप गाय भैंस का काउस दूध मिल्क जो है पिलाना। ना वो ये स्टडीज़ हैं कि जिन्होंने ज़्यादा बचपन में काउस मिल्क लिया हुआ है उनमें ज़्यादा मतलब इंसिडेंस है, मतलब हमें होगी उनमें ज़्यादा इंसिडेंस है। तो ये कोई क्योंकि हमारे टाइम में तो वो पाउडर मिल्क और डब्बे वाले दूध आते ही नहीं थे, वे बहुत कम आते थे, ये उसकी जो डिलीवरी थी वो बड़ी कम होती थी। अभी आप बहुत ज़्यादा एजेड हैं। नहीं खातून से आए कि ये सवाल पूछना अच्छा नहीं होता। अच्छा बहरहाल मुझे ये बताइएगा कि क्या इंसुलिन लेना सेफ है प्रेगनेंसी में? सबसे ज़्यादा सेफ है ही इंसुलिन। अच्छा, यानी मेडिकेशन से ज़्यादा सेफ है? हाँ जी, इंसुलिन ही ड्रग ऑफ चॉइस है इन दी प्रेगनेंसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। अच्छा, एक दो और मेडिसिन भी हैं लेकिन ऑब्वियसली उनके लिए फिर काफ़ी सारी वो देखनी पड़ती हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए और सारे काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह, तो जो बाज़ औक़ात डॉक्टर के लिए और अक्सर औक़ात पेशेंट के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो गो थ्रू हो उन सारे प्रोसेसेस से। ठीक है, तो सर मुझे ये बताइएगा कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ एक लेडी को हो जाए डायबिटीज़, तो फिर मैंने बताया कि हमारे यहाँ नॉलेज की कमी, इंफॉर्मेशन की कमी होती नहीं है, तो डायग्नोसिस नहीं हो पाता उस तरीके से। तो जब पैदाइश का वक्त आता है तब कौन सी पेचीदगियाँ जो है वो फेस करनी पड़ती हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि वो डायबिटिक थी? उसमें पेचीदगियाँ देखें, सबसे बड़ा तो मैंने बताया था कि उसका साइज़ बढ़ जाता है, बच्चे का साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है। तो जो नॉर्मल डिलीवरी है मोस्ट ऑफ द टाइम वो मुमकिन नहीं होती, सिजेरियन सेक्शंस के ज़रिए बच्चों को मतलब डिलीवर किया जाता है। लेकिन अगर कोशिश की जाए तो बच्चे का मतलब कि जॉइंट्स डिसलोकेट हो सकते हैं, नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अहमद आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। मुलाकात होगी हमारी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।